अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग जो है स्टूडेंट्स आज जो है ज्योग्राफी में जो है भूगोल जो आपका है इसमें ड्रेनेज के बारे में देखेंगे। ड्रेनेज को अपवाह कहते हैं, हिंदी में आप जानते ही हो, मतलब एक होता प्रवाह अपवाह, ठीक है, बहने के एतबार से ड्रेनेज। इसमें बेसिकली जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, पहले लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा समझने में आसान रहेगी। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए। हिमालय की नदियाँ वो हैं जो हिमालय से निकल के आ रही हैं, ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ वो हैं जो आपके जो साउथ इंडिया का हिस्सा है, दक्षिण भारत का, उन एरियाज़ में निकल रही हैं। ये प्रायद्वीप आप जानते हो, दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय एरिया से निकल के नदियाँ जो निकल रही हैं उनको प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। दो तरह के बुनियादी उसमें हम लोग नदियों को बांटते हैं। अब यह एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि हिमालय की नदियाँ जो होती हैं, वो जो भी नदियाँ हिमालय से निकली हैं वो सारी की सारी नदियाँ तकरीबन 12मासी होती हैं। इंग्लिश में पेरेनियल कहते हैं, सालों भर चलने वाली नदियाँ। वो नदियाँ जो सालों भर चलती हैं उन्हें 12मासी कहते हैं, मतलब 12 मास चलने वाली नदियाँ। तो ये 12मासी नदियाँ जो हैं जो हिमालय से निकल रही हैं, ये सालों भर चलने वाली हैं। एक बात तो याद रखना है, दोनों में फ़र्क अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय नदियाँ 12 मास चलने वाली नहीं होती हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारी ऐसी नदियाँ जो सूख जाया करती हैं। लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वो 12 मास चलती हैं, वो सूखती नहीं हैं। एक बात। दूसरा फ़र्क क्या है दोनों में कि हिमालय की नदियाँ जो होती हैं उनका बेड जो होता है, मतलब गहराई जो होती है काफ़ी होती है। इसीलिए हिमालय की नदियाँ जो मेन लैंड है आपका उत्तर भारत का, यहाँ पर कहीं वो नदियाँ अपना रास्ता नहीं बदलती हैं अक्सर। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ थोड़ी छिछली होती हैं। छिछली समझ रहे हो आप लोग, जहाँ पर कि गहराई या बेड कम हो, मतलब गहरा कम हो, तो इसीलिए प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं अक्सर ये अपना कोर्स बदलती हैं। कोर्स कहते हैं धारा बदलती हैं अपनी है, ठीक है। कभी फ्लडिंग हुआ तोड़ कहीं और से निकल गई, किसी और एरिया से निकल गई। ये चीज़ें हिमालय की नदियों में अक्सर नहीं होता। ये होता कहाँ पर है, जाके बंगाल में होता है, आसाम में होता है, यहाँ नहीं होता है, मतलब उत्तर भारत में आपको नहीं मिलेगा ये चीज़। एक फ़र्क ये है। दूसरी बात ये है कि जो हिमालय की नदियाँ हैं इनसे एक बहुत बड़ा एरिया इरिगेट होता है, मतलब सिंचाई व्यवस्था जो हमारा है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये हमारी नदियाँ, जो हिमालय की नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ भी करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जानते हो कि उत्तर भारत की ज़मीन जो है पैदावार के एतबार से दक्षिण भारत की ज़मीन की अपेक्षा ज़्यादा उपजाऊ है। तो उपजाऊता की वजह से यहाँ पर जो हमारे यहाँ लैंड है, ज़मीन है, वो काफ़ी मतलब इन नदियों की वजह से उपजाऊ ज़मीन हो जाती है और काफ़ी इसमें आपके चीज़ें पैदा होती हैं हमारे यहाँ। और एक बहुत बड़े एरिए के लोगों को ये सिंचाई व्यवस्था और तमाम चीज़ों की वजह से लोगों में काफ़ी खुशहाली का मामला है इनकी वजह से। अब यहाँ एक दो चीज़ समझ लीजिए, फिर मैं डायरेक्ट आता हूँ। ये पूरा जो हमने वो किया है आपके लिए, गौर्ज समझ लीजिए क्या चीज़ है। जैसे जब कोई नदी निकलती है, जैसे पहाड़ से कोई नदी आ रही है, तो अब मान लीजिए कि ये पहाड़ है, सपोज़ ये नदी, ये अब मान लीजिए हमारा भारत का ये जो है नक्शा, मैं हल्का सा आपको बना के मतलब वो करके बता रहा हूँ मैं। ये से मान लीजिए नदी ये है, भारत हमारा, ये सब पहाड़ी है, ये आपके हिमालय की जो रीजन है, ये सब यहाँ से कोई नदी निकली। अब मान लीजिए हिमालय यहाँ ब्लॉकेट कर रहा है, हिमालय कोई श्रृंखला ब्लॉकेट कर रही है, तो ये अगर तोड़ेगी, जब इसको अगर ये बीच में इसको तोड़ती है यहाँ पर बीचों बीच इस हिमालय को, तो ये जो बनेगा रास्ता, इसको गॉर्ज बोलेंगे। समझिए आप क्या बोलेंगे, गॉर्ज। ये याद रखिएगा। डेल्टा क्या चीज़ होता है, डेल्टा आमतौर पर जहाँ समंदर के आसपास जब ये नदियाँ जाती हैं तो वहाँ पर बनता है। जैसे मान लीजिए ये नदी यहाँ पर चल रही है, जब यहाँ आएगी तो ये नदी ऐसे चल रही है मान लीजिए। अब इन नदियों में क्या होगा कि बहुत सारे यहाँ पर इसके स्ट्रीम्स बन जाएंगे, फट जाएंगे ऐसे से। तो अब ये जो जगह बनेगा बीच बीच में यहाँ पर, ये डेल्टा होगा। आप जानते हो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो बंगाल, आसाम और बांग्लादेश के हिस्से को बहुत लिया हुआ है ये डेल्टा। तो दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा में सुंदरबन डेल्टा आता है, आप जानते हो। ऐसे नदियाँ यहाँ पर फटफट जाती हैं। तो एक चीज़ तो ये। दूसरी बात कि सहायक नदियाँ होती हैं। एक तो इंग्लिश में लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं,
जो सहायक नदियाँ होती हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। जैसे मान लीजिए ये गंगा चल रही है, अब यमुना की मिल गई, घाघरा मिल गई, कोसी मिल गई, ये सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। लेकिन गंगा जाके बंगाल में 2 जगह फट जा रही है इससे। अब एक भागीरथी बन गई, एक जो है आपके जो है वो हुगली बन गई। तो अब ये जो हुगली और भागीरथी है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, यहाँ पर नदी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। आप समझ रहे हो? तो ये चीज़। अब आइए ज़रा हम लोग बात करते हैं हिमालय की नदियों के एतबार से 3 बड़ी हमारी तंत्र हैं। एक को हम लोग सिंधु नदी तंत्र कहते हैं, एक को हम लोग गंगा नदी तंत्र कहते हैं, और एक को हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत में सबसे बड़ी ज़मीन को जो तंत्र सिंचाई प्रदान करता है या सिंचाई जो है प्रोवाइड करता है, और सिंचाई के साथ साथ और बहुत सारे रोज़गार के अवसर प्राप्त कराता है, वो हमारा गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। भारत के अंदर बहने के एतबार से अगर देखा जाए, भारत के अंदर जो नदियाँ बह रही हैं उसके एतबार से देखा जाए तो सबसे लंबी नदी जो सबसे लंबा दूरी तय कर रही है वो है गंगा नदी। उसकी वजह क्या है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सिंधु नदी की काफ़ी लंबाई है 2900 किलोमीटर के आसपास, यहाँ 2500 देख रहे हो, कम दिख रहा है आपको। इसी तरह से 3000 से ऊपर के आसपास की इसकी लंबाई है। लेकिन इन तीनों में भारतीय ज़मीन में जो सबसे लंबी नदी चल रही है उस नदी का नाम गंगा नदी है। अब आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। अच्छा हाँ, तो ये तो हिमालय की नदी की बात हो गई। प्रायद्वीपीय नदियों के पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग उस पर आते हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र जो है इसके बारे में बात करते हैं। ये जो सिंधु नदी तंत्र है, जो सिंधु रिवर है, नदी है, जिसको इंडस रिवर भी कहते हैं, ये बेसिकली मानसरोवर झील तिब्बत का जो एरिया है, जो अब तो चाइना है वो समझ लीजिए आप, तो मानसरोवर के पास से ये सिंधु नदी निकलती है। लेकिन ये सिंधु नदी तिब्बत से, मानसरोवर जहाज़ में तिब्बत में है, तो तिब्बत तो चीन का हिस्सा है, तो मान लीजिए चीन या तिब्बत जो भी आप कहें, तो यहाँ से निकल के हमारे जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें लद्दाख में आती है, जहाँ अभी मामला चल रहा है। आप जानते हो, आपने सुना होगा ये गलवान घाटी का जो मैटर चल रहा है पूरा, तो ये वहीं लद्दाख का ही मामला है। पेंगोंग वगैरह जो था मामला, अभी आपने देखा होगा जो फिल्म 3 इडियट थी, जो उसमें लास्ट की शूटिंग है, झील सा दिख रहा है वहाँ पर, पेंगोंग जो है वो सब लद्दाख का एरिया है, जिस पर इस टाइम चाइना ने काफ़ी दबाव बना रखा है। तो ये लद्दाख जो है, आपके लद्दाख से निकलते हुए बलूचिस्तान और गिलगित जो एरिया है, ये यहाँ से घुसते हुए ये सिंध नदी आपके आती है पाकिस्तान में यहाँ से। अब इसमें ख़ास बात क्या है कि पाकिस्तान में जब आती है तो ये जो नदी देख रहे हो आप, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारे के सारे पंजाब के रिवर्स हैं। तो पंजाब आप जानते हो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा हमारे पास है जो पूर्वी पंजाब है, एक पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान के पास है। तो पंजाब के मायने ही 5 आप, पंजाब, पंज के मतलब 5 होता है, और आप के मायने पानी के होता है, नदी के होता है। तो 5 नदियों का जो क्षेत्र है उसे आप पंजाब बोलते हो। पंजाब के मायने ही होता है 5 नदियों का क्षेत्र। जैसे दोआब होता है, तो दोआब के माने 2 नदी के बीच का इस हिस्सा, उसको दोआब बोलते हैं। जैसे गंगा यमुना दोआब बोलते हैं हम लोग, तो गंगा यमुना दोआब का माने क्या है? गंगा और यमुना के बीच का एरिया। उसी तरह से पंजाब जो है 5 नदियों के बीच का जो हिस्सा है, 5 नदियों से घिरा हुआ ज़मीन, उसको पंजाब बोलते हैं। तो जो पंजाब आप जानते हो पाकिस्तान में हो या हमारे हिंदुस्तान में हो, जो पूर्वी पंजाब हमारे हिंदुस्तान के पास है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के पास है, तो ये जो पंजाब है ये 5 नदियों को, तो ये 5 नदियाँ जो है ये हैं। सतलज है, आप जानते हो, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये 5 नदियाँ जो हैं आपस में करके, और ये मिल के एक जगह मिठानकोट जगह है, वहाँ मिल के ये सिंध नदी मिल जाती हैं। यानी ये सब के सब जो है सिंध नदी की सहायक नदी बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? सहायक नदी। किसकी? सिंध नदी की। तो मिठानकोट में आके ये लोग मर्ज करती हैं एक दूसरे में, ये 5 नदियाँ, और मिठानकोट में जुड़ने के बाद ये आके गिरती हैं सिंध नदी के अंदर। तो यहाँ जानना क्या है कि सिंध नदी की ये 5 नदियाँ जो हैं कहीं न कहीं आपके ट्रिब्यूटरीज़ हैं, सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद सिंध नदी के जो सहायक नदियाँ हैं उनमें देखिए यहाँ पर जास्कर,
नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये सब जम्मू कश्मीर के एरिया में हो रही हैं। ये वहाँ पर सहायक नदियाँ बन रही हैं, ठीक है। और जब नीचे आएंगे प्लेन में, जो पठार के एरिए में, तो यहाँ आके सतलज, व्यास, रावी, चेनाब आपस में मिलके जाके गिरेंगी सिंध में, सिंध नदी में मिठानकोट के पास। तो ये सिंध का मामला। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जहन में रखनी है वो ये कि सिंध नदी का 1/3 हिस्सा तो हमारे देश में बहता है। यानी आप 2900 देख रहे हो किलोमीटर, तो ये मान के चलिए कि 1000 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा जो है वो हमारे क्षेत्र में बह रहा है भारत में। और उसके अलावा 2000 किलोमीटर का जो बहाव है वो पाकिस्तान में। ये बात याद रखनी है कि अगर पूछ देगा आपसे कि सिंध नदी का कि कितनी दूरी जो है सिंध नदी तय करती है हमारे देश में, तो आप ये उसमें दे दिएगा कि 1/3 उसकी दूरी का, या 2/3 या 1/2, ठीक है। तो 1/3 तय करती है अपने पूरी दूरी का 1/3 हिस्सा सिंध नदी हमारे भारत के क्षेत्र में वो बहती है। और बकिया तकरीबन 2/3 हिस्सा, तकरीबन 2000 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में बहती है। तो ये आपके सिंध नदी का जो तंत्र है उसके एतबार से बात है। अब यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है हमारी आपकी हम लोग के लिए वो ये कि सिंध नदी निकलती कहाँ से है, तो मानसरोवर झील जो तिब्बत के पास है वहाँ से इसका ओरिजिनेशन, उसके बगल से ओरिजिनेशन का मामला है। ये कैसे आती है, तो तिब्बत जो चाइना का हिस्सा आप जानते हो, लद्दाख होते हुए बलूचिस्तान, गिलगित होते हुए ये पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जा रही है। इसके पहाड़ियों में कौन कौन से सहायक नदियां हैं, तो जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है। इसके पठार में कौन कौन से सहायक नदियां हैं, तो सतलज है, ब्यास है, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब हैं जो पंजाब कहते हैं। ये 5 नदियां जो दिख रही हैं ये सिंध नदी में कहाँ पर मिलती हैं, तो मिठानकोट जगह है, पाकिस्तान पड़ता है, वहाँ पर ही मिलती हैं। सिंध नदी का कितना हिस्सा हमारे कंट्री में है, तो 1/3 हिस्सा हमारे कंट्री में है, 2/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास है। ये सिंध नदी का तंत्र। आइए गंगा नदी पर। जैसे मैंने बताया आपको कि इन तीनों तंत्रों में, सिंध के, गंगा के और ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र में सबसे लंबी दूरी जो तय करती है हमारे देश के अंदर वो है गंगा नदी। तकरीबन 2500 जो किलोमीटर दिख रहा है, इसमें से बहुत बड़ी जो ट्रैक्ट है जो बांग्लादेश को छोड़ के वो पूरा का पूरा हमारे देश में ही जा रहा है। तो हमारे देश में अगर सिंचाई की बात की जाए नदियों के एतबार से, तो सबसे बड़ी सिंचाई व्यवस्था जो हमारे देश में नदियों के एतबार से है वो बुनियाद उसका या बेस करता है, जिस चीज़ पर वो खड़ा है वो है गंगा नदी। तो इसलिए यहाँ पर एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि गंगा नदी को कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है, वो एक अलग इशू है। जो पूछता है वो उसकी अपनी आस्था की बात है, पूजे, उसमें कोई उस बुराई की बात नहीं है। हर किसी की अपनी आस्था की बात है, जो पूछता है पूजे, जो नहीं पूछता ना पूजे, कोई दिक्कत की बात है। नदी तो नदी होती है। लेकिन गंगा नदी का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए, चाहे आप उसके पूजने वाले हों, चाहे आप उसके पूजने वाले नहीं हों, ठीक है। चाहे आप गंगा को माँ मानते हों, चाहे गंगा को सिर्फ नदी मानते हों, वो मैटर नहीं करता है। गंगा की प्रोटेक्शन, गंगा को सुरक्षा प्रदान करना, गंगा को सुरक्षित रखना, गंगा को साफ रखना, ठीक है, गंगा को स्वच्छ रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि गंगा जो है एक तरह से लाइफलाइन है पूरे उत्तर भारत का। लाइफलाइन कहते हैं, जो जीवन धारा कह सकते हो आप एक तरह से, पूरे हमारे उत्तर भारत की जीवन धारा है गंगा। तो इसलिए इस नदी का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए। इस नदी का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गंगा अपने आप में हमारे पूरे उत्तर भारत का एक लाइफलाइन है, एक जीवन धारा है। और ये अगर नुकसान इसको पहुंचता है तो सबको नुकसान होगा, वो चाहे इसको पूजने वाले हों, चाहे ना पूजने वाले हों, चाहे इसको माँ मानने वाले हों, चाहे सिर्फ नदी मानने वाले हों, वो मैटर नहीं करता है। देखिए, मैं एक बात और साफ़ कर दूं, जो लोग पूजते हैं वो उनकी अपनी आस्था है, वो पूजें, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो नहीं पूजते हैं, गंगा नदी तो है और ये नदी हमारी नदी है, जाहिर सी बात है, हमारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, और हम, देश तो हमसे ही है ना, तो हमें इस ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए गंगा के बारे में बात करें तो गंगा जो है वहाँ भी भागीरथी जो ओरिजिनली इसको जब निकलती है तो लोग कहते हैं, फिर भागीरथी बाद में भी कही जाएगी ये, लेकिन ये निकलती कहाँ से? गंगोत्री से है।
गंगोत्री भी आप जानते हो हिमालय में ही एक ग्लेशियर है, उसको गंगोत्री बोलते हैं। वहाँ से गंगा निकलती है और गंगा निकलते हुए पहाड़ों से होते हुए पहाड़ों को के सीने को चीरते हुए कह लीजिए आप, एक तरह से निकलती हुई, जैसे जहाँ से पहाड़ों को चीरती है कोई नदी, उसको गॉर्ज कहते हैं। मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर कि गॉर्ज कैसे बनता है। तो गंगा निकलते हुए हरिद्वार के पास आके, जो हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, हरिद्वार के पास आके गंगा जो है वो हमारे मैदानी इलाकों में आती है। इससे पहले अमरकंटक वगैरह के उसमें क्या नाम उसका, पूरा एक एरिया है लंबा सा जो पहाड़ों में है। अब पहाड़ों में ये नदी जैसे आपको दिखती है उत्तर भारत में, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं या बिहार में या बंगाल में हम लोग देखते हैं इस नदी को, तो जिस तरह से गहरी नदी दिखती है पहाड़ों में से, वो तो पहाड़ों में कलकल छल छल के निकल रही है, मतलब बहुत छिछली सी नदी निकलेगी क्योंकि पहाड़ों से आ रही है बहते बहाते। ये नदी का जो स्वरूप धारण करती है, जो उसको लगता है कि हाँ साहब ये नदी अब है, बहुत लंबी चौड़ी सी, बहुत बड़ी सी, वो हरिद्वार में आके होती है। क्यों? हरिद्वार के बाद मैदानी इलाका चालू हो जाता है। हरिद्वार जानते हो आप कहाँ है? हरिद्वार पड़ता है आपके उत्तराखंड में, ठीक है, जिसको यूके कहते हैं उत्तराखंड पड़ता है हरिद्वार। और हरिद्वार में आने के बाद ये नदी जो है वो मैदानी इलाके में आ जाती है। तो मैदानी इलाके में आने के बाद इस नदी की ख़ास बात ये है कि ये जो है ये बहुत बड़ी नदी की शक्ल ले लेगी। तो यहाँ पर समझना क्या आपको है, अच्छा पहले बता दूँ मैं, आप सुनते जाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या चीज़ याद करनी रहेगी इसमें से। याद तो जितना लिखा हूँ सब याद करना पड़ेगा आपको। फिर यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये वो रिवर्स हैं जो कहीं न कहीं पहाड़ों से निकल रहे हैं, नेपाल के आसपास से, जो पर्वतीय श्रृंखला है हमारे हिमालय का, ठीक है, छोटी छोटी पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं, वहाँ से निकलनी है। यमुना आप जानते हो यमुनोत्री से निकल के आती है, तो पहाड़ों से निकल के आ रही है, हिमालय के पास के उसमें से। घाघरा नेपाल के एरिया से निकल के आ रही है, गंडक, कोसी सब नेपाल के एरिया से निकल के आ रही हैं। तो ये जो नदियाँ हैं ये बेसिकली हिमालय से और हिमालय के श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियाँ हैं। जिस तरह गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है, निकलती है, उसी तरह से यमुना का उद्गम जो है वो यमुनोत्री आपके पहाड़ों में जो हिमालय का वो है उसमें एक ग्लेशियर है यमुनोत्री, वहाँ से निकल के यमुना आती है, ठीक है। तो ये चारों जो आप देखिए एक बात याद रखिएगा, गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, अनगिनत सहायक नदियाँ हैं, छोटी बड़ी मिला के। लेकिन ये जो चार नदियाँ दिख रही हैं आपको, ये बड़ी नदियाँ हैं और ये गंगा में आके गिरती हैं, तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन ये पहाड़ी नदियाँ हैं, मतलब हिमालय के उससे क्या बोलते हैं उसको, हिमालय के श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियाँ हैं। लेकिन इसके बाद जो चंबल, बेतवा और सोन रिवर है, इसकी ख़ास बात यह है कि ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि की नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से मतलब क्या है, जो हम लोग दक्कन प्लेट्यू कहते हैं, प्लेट्यू जो प्रायद्वीप है, जो साउथ, आप जानते हो प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि तीन तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है, तीन तरफ से, तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो अगर ये चारों तरफ से तो द्वीप हो जाता। तो प्रायद्वीप जो हमारा है ये साउथ का, उसमें जो उच्च भूमि का एरिया है, वहाँ से चंबल, बेतवा, सोन, ये सारी जो है तकरीबन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो एरिया लग रहा है, उन एरिया से निकलती है। ये भी आके आपके गंगा में गिरती हैं। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियों में जो बड़ी सहायक नदियाँ हैं, उनमें चंबल है, उनमें बेतवा है, उनमें सोन है। अब जो होता क्या कि ये नदी जब गंगा चली आ रही है, अपने अंदर अपने गोद में बहुत सारी नदियों को समेटे जा रही है, जिसको सहायक नदी हम लोग कह रहे हैं, समेटते हुए चलती जा रही है। तो यूपी, बिहार होते हुए बंगाल में घुसती है। जब बंगाल में जाती है ये गंगा, तो फरक्का था तो गंगा की शक्ल में जाती है। फरक्का में जाके ये दो हिस्से में बंटती है। फरक्का पड़ता है आपके बंगाल में, जो हमारा पश्चिम बंगाल जो हमारा प्रदेश है उसमें पड़ती है। तो बंगाल में जाके फरक्का के पास ये नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। और जो दो हिस्सों में बढ़ती है, तो एक को भागीरथी बोलते हैं और एक को हुगली बोलते हैं। तो हुगली तो हमारे ही एरिए से होके बंगाल के और चली जाती है उसमें समंदर में। लेकिन जो भागीरथी है ये बंगाल से एंट्री मारती है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल से ये जो है, जैसे यहाँ पर आ गए हम लोग मान लीजिए, तो यहाँ से निकल के इस एरिए से, ये बंगाल का एरिया है, यहाँ पर वो गिर जाएगी, ये क्या बोलते हैं, हुगली, इसमें इंडियन ओशन में या बे बंगाल में कह लीजिए। लेकिन भागीरथी जो है वो बांग्लादेश में एंट्री करते हुए तब आके यहाँ पर गिरेगी। तो अब यहाँ पर एक बात क्या समझना है कि जो भागीरथी रिवर जो बांग्लादेश में जा रही है, जब इसी रिवर में आके भागीरथी में ब्रह्मपुत्रा भी शामिल हो जाती है। कहाँ?
बांग्लादेश में भागीरथी चल रही है, भागीरथी ये आ रही है, जैसे ये भागीरथी आ रही है, ठीक है, और इधर से आके ये आपके ब्रह्मपुत्रा जुड़ गई। तो अब ये दोनों नदियाँ जब जुड़ती हैं आपस में तो इसके बाद इनका नाम भी बदल जाता है। इसको कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं? इसी नदी को मेघना नदी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है गंगा नदी का तंत्र फिर मेघना बन के वो बांग्लादेश में जो चलती है वो फिर जाके जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ये जो गंगा है और ये ब्रह्मपुत्रा है, इन लोगों का मिलान जो होता है और ये जो लोग चल रहे होते हैं भागीरथी वगैरह ये सब, तो ये बहुत बड़ा एक डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा जैसे बताया हमने, ये पूरा जो घिरा हुआ है ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये जो घिरा हुआ है ये जगह जगह जो बन रहे हैं ये डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है अपने आप में। तो ये सुंदरबन डेल्टा जो है ये गंगा और जो गंगा भागीरथी की शक्ल में हो जाती है और आपके ब्रह्मपुत्रा जो मिल के आ रहे हैं लोग, ठीक है, इनके दो तरफ से संगम की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़मीन बीच में बनती है, चारों तरफ पानी का होता है मामला ऐसे करके, तो वो सुंदरबन डेल्टा है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। लेकिन हमने आपसे बताया एक चीज़ कि इन तीनों नदी तंत्रों में सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद सिंधु, उसके बाद गंगा। लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात होगी, अगर भारत की बात होगी, भारत में बहने वाले नदियों की अगर बात होगी, तो सबसे लंबी नदी जो बह रही है भारत के अंदर वो जो है गंगा नदी है। अब यहाँ पर याद क्या रखना है? एक तो गंगोत्री से निकलती याद रखना है, मैदानी इलाके में आके जो है ये हरिद्वार में आके मैदानी इलाके में आती है। अगर हम लोग हिमालय की नदियों की बात करें तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी ये वो नदी हैं जो हिमालयन उससे निकलती हैं चोटियों से और इसकी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज बनने की हैसियत से ये लोग जो है उसकी सहायक नदियाँ बनती हैं। चंबल, बेतवा, सोन जो है ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलती हैं, बता चुका प्रायद्वीपीय का मायने हैं यहाँ पर, और वो निकल के आगे गिरती हैं। मामला यहाँ पर ये है कि गंगा नदी जब ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में आती है, जब बटती है, तो ये बटने में फरक्का के बाद इसको भागीरथी और हुगली कहते हैं। हुगली नदी तो ख़त्म हो जाएगी, बंगाल में ही जाके वो गिर जाएगी उसमें बे बंगाल में, लेकिन भागीरथी नदी आगे चलती रहेगी, बांग्लादेश में जाएगी। और भागीरथी और ब्रह्मपुत्रा जो है जो मिली हुई है, जब बांग्लादेश में घुसेंगे ये लोग, तो वहाँ पर ये इनको मिलान इनका जो है उस मिली हुई नदी को मेघना कहते हैं। बात समझ आपको? क्लियर है? तो ये है गंगा नदी का मामला। अब आइए ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र का मामला क्या है। ब्रह्मपुत्रा में तो पहली बात ये समझ लीजिए आप कि ये इस एरिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन इसका बहुत छोटा हिस्सा हमारे देश में है। ब्रह्मपुत्रा भी मानसरोवर के झील से निकल के आती है ये, लेकिन ये नदी तिब्बत होते हुए ऊपर और चाइना का हिस्सा लिए हुए ये हमारे कंट्री में जो एंट्री करती है वो अरुणाचल में एंट्री करती है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। गॉर्ज आपने देखा जो वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, ये अरुणाचल की पहाड़ियाँ इसको तोड़ के और ये घुसती है अंदर, तो वो गॉर्ज बनता है। मैंने बता दिया था कि जो पहाड़ी ऐसे है और पहाड़ी को से ब्रेक करके जो नदी निकलेगी तो वो गॉर्ज कहा जाएगा। तो ये इंडिया में जो घुसती है, याद ये रखना ये चीज़, वो अरुणाचल में घुसती है ब्रह्मपुत्रा। अरुणाचल में इस नदी को दिहांग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा को दिहांग कहते हैं अरुणाचल में। इसको ब्रह्मपुत्र जो कहते हैं आसाम में आके कहते हैं, याद रखना है ये बात, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का ही एक नाम दिहांग भी है, जो अरुणाचल में कहते हैं इसको दिहांग, लेकिन इसको आसाम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और फिर ये आसाम से होते हुए बांग्लादेश में घुसती है, जैसे मैंने बताया आपको, और वहाँ जाके भागीरथी से जो मिलती है, बिल्कुल ये सब बॉर्डर जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से मेघना इसका नाम पड़ जाता है। क्लियर है? तो ये भागीरथी हुगली जो गंगा बट रही है तो भागीरथी हुगली बन रही है, फिर भागीरथी और ब्रह्मपुत्रा जब मिल रही है तो मेघना बन रही है। ये यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर ख़ास बात क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है ये मानसरोवर वही है जहाँ पर कि जाते हैं हमारे हिंदू समाज के बहुत सारे लोग पूजा अर्चना के लिए। मानसरोवर आपने सुना होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, अमरनाथ यात्रा वगैरह जो मानसरोवर में होता है। और आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि ये मानसरोवर का वो एरिया जो है ये औरंगज़ेब आलमगीर ने ही जीत कर जो है अपने देश में मिलाया था मानसरोवर के एरिए को। और अगर ये ना मिलाया होता तो ये कभी हिंदुस्तान का हिस्सा भी ना होता।
और जाहिर सी बात है अगर ना होता तो जो लोग जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा करने के लिए, अब देखिए अब क्या होता है, चाइना ने कर दिया तामतुंगरा वहाँ पर, तो अब तो चाइना ने उसको ले रखा है। लेकिन मानसरोवर को गिफ्ट कर देने के हैसियत से अगर हमारे देश के लोगों की बात की जाए तो आलमगीर, औरंगज़ेब आलमगीर ने किया था, ठीक है। जिस आदमी को इतना बदनाम किया गया खामखा में हिंदुस्तान में ज़बरदस्ती का है कि साहब सबको मार दिया, सबको फना कर दिया, इतना मार दिया तो यहाँ बचे कैसे लोग यहाँ पे इतने। अगर 50 साल हुकूमत किया था, 50 साल वो बादशाह रहा, 20 साल वो जो है वायसराय रहा पूरा दक्कन का, पूरे साउथ इंडिया का। अगर 70 साल एक आदमी हुकूमत में रहे, 20 साल एक राजकुमार की हैसियत से जो वायसराय था पूरे दक्कन का, पूरे साउथ इंडिया का, और 50 साल पूरे हिंदुस्तान का बादशाह रहा हो, और हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान नहीं, इससे बहुत बड़ा हिंदुस्तान, अगर वो इतना ही बायगॉट होता और धर्मांध होता और सबको काटता ही रहता तो हिंदुस्तान में पौधा बचता कोई? जो आजकल पौधे कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, ये सब फर्जी बातें हैं, इससे बाहर निकलिए, ठीक है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी, एक कान खोल के सुन लीजिए। ऐसा कुछ था नहीं कि औरंगज़ेब ने ये किया, तो आदिल बादशाह था, अदल इंसाफ किया उस आदमी ने। तो मानसरोवर जो है उस इंसान ने ही जीत के अपने देश में मिला था। बहरकैफ, तो अब ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र में याद कर रखना, वो सुन लीजिए आप। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र में एक बात याद रखना है कि हमारे देश में, भारत में आने से पहले ब्रह्मपुत्र तिब्बत होते हुए, चाइना के एरिया होते हुए तब हमारे देश में आता है। और हमारे देश में जो एंट्री है ब्रह्मपुत्र की, वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या कहते हैं? तो इस नदी को दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का नाम जो है दिहांग है आपके वहाँ पर अरुणाचल में। इसी नदी को जब ये आती है हमारे आसाम में तो इसे फिर ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और यही नदी जब आसाम से निकल के और जाती है आपके उसमें बांग्लादेश में, और जब ये जुड़ती है उससे भागीरथी से, जो कि गंगा का एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, जब उससे जुड़ती है तो उसी नदी को मेघना कहते हैं। याद रखना ये चीज़। तो ये हुई बात ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा और ये सब मिलकर बहुत बड़ा सुंदरबन डेल्टा का जो मामला आप जानते ही हो। अब आइए जरा प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में एक बात आपको कतई नहीं भूलनी है, वो ये कि इसमें जो आप ये नर्मदा और तापी नदी हमने लिखा है, इन दोनों नदियों को मत भूलिएगा। साउथ इंडिया में जितनी रिवर्स निकलती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है ये साउथ का जो मामला है पूरा का पूरा, जो भी नदियाँ निकलती हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो सारी की सारी जाके गिरती इसमें है। मतलब बे ऑफ बंगाल में, बंगाली खाड़ी में, ठीक है। सिवाय ये सिंध इंडस जानते हो इधर से आती है तो ये इधर गिरती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर से जो नदियाँ निकलती हैं सब के सब इधर गिरती हैं, बंगाली खाड़ी में। दो नदियाँ अपवाद हैं, इनको नहीं भूलना है किसी कीमत पर। ये नर्मदा और ताप्ती, ये दो रिवर्स ऐसी हैं जो आके गिरती हैं आपके अरब सागर में। ये बड़ी ख़ास बात है। सारी नदियां जा रही हैं कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन दो नदियां ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि हमारे प्रायद्वीपीय उससे निकल के और आके गिरती हैं अरब की खाड़ी में, ठीक है। अरब सागर जो हम लोग कहते हैं उसमें गिरती हैं। तो ये बात याद रखना है। उसके अलावा ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बड़ी बड़ी रिवर हैं जो साउथ इंडिया में प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये सब इधर गिरती हैं। याद रखना, ये सब के सब बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। अब जो है नर्मदा, जो द्रोणी का मामला है, ये नर्मदा नदी निकलती कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में हैं। अमरकंटक की विंध्याचल जो है उसी के रेंज में सब अमरकंटक को लगाता है। तो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है ये नर्मदा। और जगह कौन सा होगा निकलने का? मध्य प्रदेश से निकलती है ये नर्मदा। ताप्ती जो है वो सतपुरा या सतपुड़ा कह लीजिए आप, ये एक पहाड़ी श्रृंखला है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से ताप्ती निकलती है। तो नर्मदा और ताप्ती के बारे में नहीं भूलना है कि ये दोनों जाके अरब सागर में गिर रही हैं। इसके बाद जो गोदावरी है, गोदावरी के बारे में एक चीज़ कि एक तो नासिक, ये निसिक नहीं बल्कि नासिक है, नासिक से निकलती है जो पश्चिमी घाट का एरिया है, यानी महाराष्ट्र से। इस नदी की खासियत ये जो आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय नदियों में से जो हमारे साउथ इंडिया के रिवर्स हैं और जिनको आप जो है ये दक्षिण भारत की नदियां कहते हो आप, इन प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी। इसकी ये लंबाई जो है 1500 किलोमीटर की है। कई स्टेट से होते हुए, जैसे आप महाराष्ट्र से निकल रही है, फिर महाराष्ट्र से निकल के मध्य प्रदेश होते हुए ये घुसती है आपके इसमें
आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश कर्नाटक का हिस्सा होते हुए जाके निकलती है ये। तो ये रिवर, इसके बारे में दो बात याद रखनी। एक तो सबसे लंबी रिवर है अगर हम लोग प्रायद्वीपीय नदी की बात करें। दूसरी बात, इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। दक्षिण भारत की गंगा इस रिवर को कहते हैं हम लोग। तो गोदावरी के बारे में दो बात आप कभी मत भूलिएगा। एक तो ये कि ये रिवर पश्चिमी घाट से निकलती है, और साउथ इंडिया की प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें अगर हम लोग, दक्षिण भारत की जो उसकी नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी नदी है 1500 किलोमीटर, ये नहीं भूलना है। दूसरी बात, दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी नदी वो है जिसको दक्षिण का गंगा कहा जाता है, यानी इसको गैंजेस ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं इसको। और तीसरी बात, कृष्णा नदी के बारे में एक बात याद रखिएगा। कृष्णा रिवर वो नदी है जिसका कृष्णा और तुंगभद्रा ये दो नदियों के संगम से एक दोआब बनता है जिसको रायचूर दोआब कहते हैं। ये रायचूर दोआब जो है, जैसे हमारे उत्तर भारत में गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब है जिसको गंगा यमुना दोआब बोलते हैं, दुनिया की बहुत ही उपजाऊ ज़मीन में से आता है। उसी तरह से दक्षिण भारत में ये जो कृष्णा है और तुंगभद्रा इसके बीच का एरिया रायचूर दोआब है। ये बहुत ही फर्टाइल ज़मीन है आज भी है पूरे साउथ इंडिया में। दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ जो आप देख सकते हो जो ज़मीन है उसको रायचूर दोआब बोलते हैं। और रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में, जैसे यहाँ की ज़मीन के लिए पहले ज़माने बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसी तरह से दक्षिण भारत में इस ज़मीन के लिए रायचूर दोआब के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। तो इतनी बातें आप याद रखिए। ये आपका चैप्टर जो है ड्रेनेज का इतना मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।